साथियों, नमस्कार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक धमाका किया है, बम विस्फोट है। उन्होंने कल कहा, विधानसभा में कहा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही हैं उसको प्राइम मिनिस्टर हैंडल नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी हैंडल नहीं कर रहे हैं। अब ये डिपार्टमेंट जो है, जो सीबीआई का डिपार्टमेंट है, वो दूसरे लोगों को दे दिया गया है। बीजेपी के दूसरे नेता कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये पहली बार सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी उतनी नहीं है जितनी दूसरे लोगों की है। जब ममता बनर्जी ये बात कर रही हैं, तो वो ये कह रही हैं, जो बीजेपी के दूसरे नेताओं का नाम ले रही हैं, कि इस काम को अब जो है वो अमित शाह देख रहे हैं और सीबीआई जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट कर रही है। और बंगाल में जो कार्रवाई हो रही है ममता और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ, उसके भाई, उसकी भाभी, भाभी की बहन, जो पैसे बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, वो कार्रवाई जो है वो अमित शाह करवा रहे हैं, मोदी जी नहीं करवा रहे हैं। अब ये एक धमाका है, कई दृष्टि से धमाका है। इसको समझते हैं और इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस खबर को कंफर्म तो किया नहीं जा सकता, या प्राइम मिनिस्टर कंफर्म कर सकते हैं या अमित शाह, तो वो तो करेंगे नहीं। तो इस ये बात कहने के पीछे जो डॉट्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये स्पेकुलेशन है, मैं आपको साफ कर दूं। और इसमें बहुत डॉट्स जोड़कर जो राजनीतिक दिमाग होता है या जो राजनीतिक समझ होती है, उसके हिसाब से इसे जोड़ा जा रहा है। एक एक करके समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, और इस तरह की खबरें कुछ पहले भी निकली हैं कि जो अथॉरिटी है वो अमित शाह को दी जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिन दूसरे लोगों से सलाह ले रहे थे, और उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम भी आ रहा है, वो नरेंद्र मोदी सरकार का रुख जो है वो सेकुलर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका बहुत प्रतिरोध हो रहा है संघ परिवार के अंदर। संघ परिवार क्या है? समर्थकों के अंदर। संघ परिवार तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और वो समर्थक जो हैं वो धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, और इससे इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। एक एक करके समझते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के संबंध जो हैं वो कभी बहुत तलख नहीं रहे। नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के प्रति सॉफ्ट रहे हैं, और ये बात ममता बनर्जी ने खुद कही है, और कुछ घटनाओं ने इसके संकेत दिए हैं। कैसे? पहला संकेत तो यही था कि ममता बनर्जी और मोदी सरकार में जब तलखी की बात आती थी, तो ममता बनर्जी ने एक बार बयान दिया कि मैं तो जब भी जाती हूं मोदी जी के लिए रसगुल्ले लेकर जाती हूं, और वो बड़े प्यार से खाते हैं। तो ये पहला संकेत था। उनका कहना यह था कि मेरे संबंध नरेंद्र मोदी जी से इतने तल्ख नहीं है जितना आप बता रहे हैं, और ये इशारों में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से मेरे संबंध जो हैं वो ठीक ठाक हैं। दूसरा संकेत, जब बंगाल में चुनाव हुए उसके बाद बीजेपी वर्कर्स को जम के मारा गया, उनके घर जलाए गए। वहां जो बीजेपी वर्कर थे उनकी बहन बेटियों और इवन बूढ़ी औरतों तक के साथ बलात्कार किए टीएमसी वर्कर्स ने, और उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा, बंगाल छोड़ के असम जाना पड़ा, और उनकी जम के पिटाई की गई। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, एक वार्निंग तक नहीं दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि अगर ये कंटिन्यूड रहा तो हम 356 लगा सकते हैं। और ऐसा करने के प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है तो आप उसको वार्निंग दे सकते हैं। एक वार्निंग में वो समझ जाती, और जरूरत पड़े तो उसकी असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल सकते हैं। आप भंग मत कीजिए, सस्पेंडेड एनिमेशन में तो डाल सकते हैं कि 3 महीने आपका राज नहीं रहेगा, देखा जाएगा कैसे संभालना है। तो वो नहीं किया। वो एक बड़ा इशारा था, और उससे बीजेपी का वर्कर बहुत नाराज हुआ था, और पूरे इंडिया में उसका एक गलत मैसेज गया था वर्कर्स के बीच में। बंगाल में तो गया ही था। वो दूसरा इशारा था कि मोदी सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहती। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये साफ हुआ कि मोदी जी बहुत सख्त कदम नहीं उठाना चाहते हैं ममता को लेकर। और इसका एक पॉलिटिकल मीनिंग जो था वो ये था कि मोदी जी को कहीं लग रहा है कि 2024 में अगर कुछ सीटें कम रह गई तो ममता को अपनी तरफ लाया जा सकता है। अब इसके जो पॉलिटिकल जो कनेक्शन है, जो क्विड प्रो को बनता है, वो क्लियर है। वो हो सकता है, वो संभव है कि ममता साथ दे दे। ममता ने पहले भी एनडीए का साथ दिया है, और मोदी जी सख्त ना हो। लेकिन उसके बाद पिछले हाल फिलहाल के दिनों में बीजेपी ने और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया। कुछ तो वहां की लोकल कोर्ट की वजह से हुआ, उन्होंने ऑर्डर किए, और कुछ जो है वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा। और उसमें उनके जो बड़े नजदीकी थे उनके करप्शन के केसेस बाहर आए, चाहे पार्थो चटर्जी हो, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड्स हों, फिर चाहे कोल स्कैम का मामला हो और उसमें ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो हो, उसकी वाइफ हो, उसकी साली हो। तो ये सारा मामला है। और पिछले दिनों में एक बड़ी जोरदार रैली भी हुई बीजेपी की, और उस रैली में जो है वो बीजेपी ने टीएमसी वर्कर्स का जमकर मुकाबला किया। पहले हमेशा टीएमसी वर्कर जो हैं वो बहुत हावी रहते थे बीजेपी वर्कर पर, उनकी मार पिटाई करते थे। लेकिन इस रैली में उल्टा हुआ।
बीजेपी के जो वर्कर्स थे वो मुकाबला देने में कामयाब रहे, पुलिस का भी, जो वेस्ट बंगाल पुलिस है, और जो बांग्लादेशी समर्थक हैं ममता बनर्जी के, उनका भी। और ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार बांग्लादेशी जो हैं वो मैदान छोड़कर भागे। अब इसके ऊपर, और जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई थी, ममता बहुत घबराई हुई है। और ममता ने विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पास किया, अजीबोगरीब प्रस्ताव है, कि हम ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऐसा हो नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक हो जाएगा और कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बनने लग जाएंगी देश में। तो और उसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई जो है अब वो नरेंद्र मोदी जी के अंदर काम नहीं कर रही है पीएमओ के तहत, वो कुछ और डिपार्टमेंट के, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है अब, और कुछ सर्कल में है, कि पहले थोड़ा सा अमित शाह जी को पीछे कर दिया गया था, 370 का जो उन्होंने कदम उठाया, उसके बाद धीरे धीरे अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री में और लोगों की दखल हो गई, और उनमें जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं उनका नाम लिया जाने लगा कि वो मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, और अमित शाह जी पीछे हैं। और उनकी अगुवाई में, अजीत डोवल जी की अगुवाई में, जो मिनिस्ट्री है और जो सरकार की कार्यप्रणाली है वो धीरे धीरे सेकुलर होती जा रही है। ये तो हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे कदम उठाए गए, फिर देश भर के अंदर ऐसे कदम उठाए गए, और नुपुर शर्मा को जो सस्पेंड किया गया बताया जाता है वो भी डोवल जी की सलाह पर किया गया। और उसके बाद जो सर तन से जुदा के नारे लगे, उसके ऊपर सरकार चाहती, केंद्र सरकार, हालांकि वो नॉन बीजेपी स्टेट्स में लगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहती तो उनके ऊपर स्ट्रांग वार्निंग दे सकती थी राज्य सरकार को। राज्य सरकार, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मुद्दा है, वो कदम लेते या नहीं लेते, कम से कम सेंटर की कमिटमेंट तो पता चल जाती कि वो कमिटेड है इस पर। नहीं लिया, 8-10 कत्ल हो गए, सर तन से जुदा हो गए। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इतनी हिम्मत बढ़ गई है शांति प्रिय लोगों की कि अब वो जगह जगह ये वार्निंग देने लगे हैं, पर्सनल लड़ाई है तो सर तन से जुदा कर देंगे। अभी एक गाजियाबाद का मामला है, वहां एक डॉक्टर साहब को धमकी आई अमेरिका से, बेचारे डरे घूम रहे हैं। हिंदुओं, आप लोग भी कुछ ताकत रखिए, हिम्मत रखिए। तो साहब वो ऐसा कदम था कि सेकुलर कदम लगा। अब ये कहा गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित ही नहीं किया जा सकता, तो 70 साल से आप हिंदू राष्ट्र कह के लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं किया जा सकता। एक वीएचपी के नेता ने मुझसे कहा, और दूसरी तरफ आप साधुओं को कह रहे हैं कि 2024 के बाद अच्छी सीटें आई तो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। मतलब तमाम गड़बड़ झाला चल रहा था, बिल्कुल क्लियर था। अब कुछ लोगों ने सर्वे किए, हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, वहां सर्वे किए तो पता चला कि साहब वर्कर तो बहुत नाराज है, आप हार जाएंगे चुनाव, हिमाचल का तो नाम लिया जा रहा है चुनाव हारने में। और अगर कुछ स्टेट लूज करते हैं और इसके बाद अगले साल 5-6 स्टेट का चुनाव है 2023 में, और अगर आप इस तरह से लूज करने लगे स्टेट्स, तो 2024 भूल जाइए। योगी जी ने तो यूपी में अपना काम कर दिया, और उसके बाद आपने कह दिया कि 2024 का काम आसान हो गया है मोदी जी ने। लेकिन खाली यूपी से आसान नहीं होता है। योगी जी ने अपनी हिंदुत्व की पूरी जो ताकत है वहां लगाई, और उसकी वजह से वोट आया, और उसके बाद भी अब पसमानदा मुसलमान चाहिए। मोदी जी ने जाके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि अब हमको पुष्टिकरण करना है। अरे साहब, तुष्टिकरण और पुष्टिकरण में अंतर क्या है? पहले भी तो पुष्टिकरण ही हो रहा था तुष्टिकरण के नाम पर, तब आप उसे तुष्टिकरण कहते थे, अब आप उसे पुष्टिकरण कह रहे हैं। मतलब आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, तो हिंदू तो बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, जब सर्वे वर्वे हुए तो पता चला साहब हिंदू तो नाराज है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का था चाहे कहीं का था। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ताकत जो है फिर अमित शाह जी को दी गई है कि साहब आप काम चलाइए, ये तो मुश्किल हो रही है, ये तो चुनाव नहीं जीत सकते अगर अजीत डोवल जी के उस पर चले तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेने की कोशिश की गई वो दिख रहा है फेल हो गई। और ममता बनर्जी ने इसी का इशारा किया कि यानी मतलब आपको जो कार्रवाई करनी है, सीबीआई वैसे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स के तहत काम करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर जनरली पीएमओ के तहत, पीएमओ के साथ रहता है, पीएम ही उसमें उसको चलाते हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो अब सीबीआई जो है होम मिनिस्ट्री के तहत काम कर रही है। अब वो फॉर्मली ऑफिशियली कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, लेकिन उनके ये बात, उनके कहने का मतलब है कि अब अमित शाह उसको गाइड कर रहे हैं। अमित शाह गाइड कर रहे हैं तो ममता बनर्जी फंस गई हैं। उनके सारे घोटाले उन्होंने साफ बाहर ला के रख दिए हैं। आप कुछ भी कहिए, ईडी का दुरुपयोग दरअसल उस चीज को कहते हैं कि आपको तंग किया जा रहा है और निकला कुछ नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, पर ऐसा तो है नहीं, खोदा पहाड़ निकले नोट के नोट। तो साहब जब नोट के नोट निकल रहे हैं और टीवी पर दिख रहे हैं, तो फिर साहब तंग कहां किया जा रहा है? फिर तो मतलब सच्ची घटनाएं थी, तो सच में पैसा बनाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी का दुख ये है। अब ममता बनर्जी जो है वो मोदी जी के सहारे इतनी दबंग बनी हुई थी, ऐसा उन्होंने जो कहा है उसके जो कंक्लूजन निकलते हैं वो ये निकलते हैं। तो पहला कंक्लूजन इस पूरी घटना को अब आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है। तो वापसी कुछ हिंदुत्व का रास्ता दिख रहा है क्योंकि चुनाव हारते हुए लग रहे हैं, और
चुनाव हारे या ना हारे, हिमाचल हारेंगे तो एक रास्ता बनेगा कि हार रही है, अपोजिशन में ताकत आएगी, उनमें यूनिटी होगी। अगली 6 स्टेट में से 1-2 हार गए अपनी स्टेट, तब मुश्किल खड़ी होगी। फिर 2024 के लिए माहौल बदल सकता है, अभी बहुत टाइम है। माहौल साहब बदलते 3 महीने नहीं लगते। हरियाणा में हमने देखा है पिछले चुनावों में, लास्ट के 2 दिन में पूरा माहौल बदल दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और जहां 70 सीटों की बात हो रही थी 90 में से 65-70 सीटें आएंगी सब सर्वे में, वहां बीजेपी को 40 सीट आई। तो भारत के जो चुनाव हैं वो किसी भी पल जो है वो बदल जाते हैं, आखिरी 24 घंटे में भी बदल जाते हैं। अगर नेता के पास समझ है और उसने कोई ऐसा दांव चल दिया तो बदल दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो चुनाव बदल दिया था और सरकार बनाने से पीछे जरूर रह गए, लेकिन जो कांग्रेस की 10-12 सीटें दिख रही थी उसको वो ले आए 30 के आसपास, और बीजेपी को 70 से 40 पे ले आए, और फिर कोalition की सरकार बनानी पड़ी। तो साहब हर जो चुनाव है वो किसी भी समय आपको पलटी मार सकता है। अगर आप अपना कोर वोट संभाल कर नहीं रखेंगे और पुष्टिकरण में लगेंगे तो सब पुष्टिकरण उन्हीं का करिए। हम हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए हैं क्या? आज तक आपने एक भी हिंदू के हित का कार्य नहीं किया है। 3 तलाक पर हमने कानून बनाया, ये कोई हिंदू हित का कार्य है? ये तो मुसलमानों की कुप्रथाएं हैं, आप उनको ठीक कर रहे हैं। 370 हटाया, देश का कार्य था, तो हिंदुओं को विशेष लाभ मिल रहा है उसमें। एक हिंदू हित का कार्य नहीं किया आपसे, और अगले चुनाव में पूछा जाएगा। तो साहब जब ये डरे तो कुल जब हम कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं कि उस घटना के कंक्लूजन क्या निकले। नंबर 1, ममता और मोदी इन दोनों में कहीं अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अगर वोट कम पड़े और कोई रास्ता नहीं निकला अपोजिशन की सरकार बनाने का, और उसमें ममता की कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं हुई, तो ममता जो है वो मोदी को बाहर से या अंदर से सपोर्ट कर सकती है अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं। पहला कंक्लूजन तो ये। दूसरा, इसीलिए मोदी जी जो है वो ममता के खिलाफ तल्ख रुख, सख्त रुख नहीं अपना रहे हैं। तीसरा, कि चुनाव में मुश्किल दिख रही है बीजेपी को, बहुत आसान नहीं है। कुछ भी स्टेट के चुनाव हुए तो माहौल बदल सकता है। चौथा, अब पावर जो है वो पहले अमित शाह जी के हाथ से ले ली गई थी 370 बनाने के बाद, अब फिर उनको कुछ ताकत दे दी गई है कि आप अपने हिसाब से चलाइए, लेकिन चुनाव जीतना है। तो कुल जमा ये स्थितियां हैं, और इसके सब्सिक्वेंट वो हैं कि जो सेकुलर और सॉफ्ट हिंदुत्व चलने की कोशिश हो रही है वो नहीं चलेगा। वो फिर एक बार क्लियर कर दिया हिंदू वोटर ने कि वो नहीं चलेगा। वर्कर नाराज है। अगर आपको ध्यान हो तो कर्नाटक के अंदर जब एक हिंदू की हत्या कर दी गई थी तो सामूहिक इस्तीफा दे दिया वहां के वर्कर ने, और ये स्थिति बार बार उभर सकती है अगर बीजेपी बहुत सॉफ्ट हुई तो साथियों कुल जमा ये है, ये ममता बनर्जी का एक धमाका है, और ये नई पॉलिटिकल परिस्थिति बन रही है। अब उसमें देखना होगा कि ये कितनी आगे जाती है और कितनी पीछे। साहब ये डॉट्स को जोड़कर मैं आपको पॉलिटिकल स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। इसमें ये थोड़ा सा स्पेकुलेशन है, थोड़े से डॉट्स हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं और जिनको देख के बॉडी लैंग्वेज होती है। मैं हमेशा कहता हूं नेताओं की और पार्टियों की, उनको समझ के ये बताया जा सकता है कि हवा की दिशा किस तरफ है। लेकिन मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, ये खबर एज इट इज सही है। आप इसको खाली अपने ध्यान में रखिए और इस परिस्थिति को देखिए। साथियों, मैं आपके साथ अलग अलग तरह की अलग अलग खबरें लाने की कोशिश करता हूं, और बिटवीन द लाइंस जो चल रहा है पॉलिटिक्स में, अंदर खाने क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश करता हूं। उसका समाज और देश पर और संस्कृति पर क्या असर पड़ रहा है वो बताने की कोशिश करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे ये अपेक्षा कर सकता हूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है। नमस्कार।